हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। आज का टॉपिक है कैनन फॉर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो मैं आपको कैनन फॉर क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। कैनन का मतलब होता है रूल्स, यानी कि प्रिंसिपल्स, या फिर हम इसको रेगुलेशंस भी कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवीज़न। कैनन फॉर क्लासिफिकेशन का यूज़ सबसे पहले डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने 1937 में अपनी एक फेमस पुस्तक प्रोलोगैमना में किया था। इन्होंने डॉक्टर रंगनाथन जी ने सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने के लिए उसको एक सिस्टमैटिक, एक साइंटिफिक आधार बेस प्रदान करने के लिए किसी भी क्लासिफिकेशन के 3 स्तर बताए हैं, यानी कि 3 लेवल बताए हैं। पहला लेवल जो है वो है आइडिया प्लेन, दूसरा है वर्बल प्लेन और तीसरा है नोटेशनल प्लेन। अब इन तीनों में आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन ये क्या होते हैं? इन तीनों में जो आइडिया प्लेन यानी कि जब हम किसी भी काम को करने के बारे में सोचते हैं, यानी कि जब हम उसके बारे में कुछ विचार विमर्श कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं आइडिया प्लेन। दूसरा आता है वर्बल प्लेन। वर्बल प्लेन का मतलब होता है एक्शन। एक्शन यानी कि जो कुछ भी हमने अभी प्लानिंग की है, किसी भी काम को करने के लिए जो भी अभी हमने अपने माइंड में एक जो प्लान बनाया है, उस प्लान को करने के लिए, एक्शन में लाने के लिए जो काम हम करते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती है हमारी, वो कहलाता है वर्बल प्लेन। तीसरा है नोटेशनल प्लेन, यानी कि उसको अंकन प्रदान करना, यानी कि नंबर प्रोवाइड करना। इट मीन्स दैट, यानी कि जैसे कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं, बहुत सारे काम है हमारे पास, तो उस काम में हमको सबसे पहले कौन सा काम करना है, तो सबसे पहले हमने एक काम करना है, फिर उसके बाद में ये काम, फिर उसके बाद में ये काम, यानी कि जो हम डिवीज़न कर रहे हैं कि किस काम को हम सबसे पहले प्राथमिकता दे रहे हैं, उसको कहते हैं नोटेशनल प्लेन। कैनन फॉर वर्क एट आइडिया प्लेन। आइडिया प्लेन के आधार पे कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके आधार पर हम किसी भी आइडिया को परफॉर्म करते हैं या आइडिया की प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंशिएट करना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी काम को करने के लिए हमें किस काम के जो नोटेशनल देते हैं, नोटेशंस देते हैं, यानी कि डिवाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सा काम कैसे करना है। डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करने में इसको हम दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि कोई किसी भी काम को करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें वो अलग अलग डिवाइड कर लेना। फिर है कॉनकमिटनेंस, यानी कि संलग्नता, किस काम का किससे क्या संबंध हो रहा है। रेलेवेंस, यानी कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो इस काम से रिलेट है कि नहीं। चौथा है असर्टेनेबिलिटी, यानी कि निर्धारिता, यानी कि जो काम जहाँ पर हमको, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लें कि अगर हमने ये सोचा है कि हमको, अगर हम लाइब्रेरी साइंस की बात कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी साइंस के हिसाब से जैसे कि शेल्फ में हमको जो किताब जहाँ पर लगनी चाहिए वो किताब वहीं पर ही लगनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं, यानी कि परमानेंस, यानी कि ये जो मतलब कि निर्धारित कर दिया है कि ये जगह इंसाइक्लोपीडिया की है तो यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया ही लगेगा, ये जर्नल्स का है सेक्शन तो वहाँ पर जर्नल्स का सेक्शन है तो वहाँ पर जर्नल्स की ही लगेंगे। तो उसी प्रकार से उसके बाद में आता है फिफ्थ है रेलिवेंट सीक्वेंस, यानी कि जब हम किसी चीज़ को अरेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो प्लेन है, जो रंगनाथन जी ने ये जितने भी प्लेन्स बताए हैं हमको, उसमें क्या है, मेन चीज़ क्या है, उनका बेस क्या है, वैज्ञानिक रूप से उसको सिस्टमैटिकली हमको उसको अरेंज करना है। इसीलिए रेलिवेंट सीक्वेंस, एक रेलिवेंट सीक्वेंस के तौर पे अगर हम किसी चीज़ को प्रॉपर वे में, एक सिस्टमैटिक वे में किसी चीज़ को अरेंज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रेलिवेंट सीक्वेंस कहलाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या है, यानी कि जो चीज़ हमने एक दूसरे के साथ अटैच करके लगाया है
वो चीज़ एक दूसरे से मैच खा रहा है कि नहीं। जैसे कि जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, ये इन सबको एक साथ रखना है कि नहीं रखना है। अगर हमने इनको साथ में रखा है तो ये एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनमें एक कंसिस्टेंसी है कि नहीं। स्थायित्व यानी कि परमानेंस। परमानेंस यानी कि जो रैक है, सपोज कर लीजिए कि लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, हर अलग अलग सेक्शन का अलग अलग वर्क होता है। तो अलग अलग वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। उन सेक्शन को का जो पर्टिकुलर काम होता है, यानी कि वही परमानेंस, वहाँ पर वही काम ही परफॉर्म किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं परमानेंस। परमानेंस। उसके बाद में फिर दूसरा है कैनन फॉर द वर्क एट द वर्बल प्लेन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्बल प्लेन का मतलब होता है एक्शन, यानी कि जो कुछ भी हमने प्लान किया है उसको हमें करना है, परफॉर्म करना है। कैनन फॉर टर्मिनोलॉजी, यानी कि वो कौन सी टर्मिनोलॉजी का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जिसमें आता है सबसे पहले करेंसी, यानी कि ट्रेंड। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको इन्फॉर्मेशन जो मिले वो ट्रेंड की मिले, यानी कि करंट इन्फॉर्मेशन मिले। लाइब्रेरी की फील्ड में यही चीज़ होती है कि लाइब्रेरी एक ऐसी फील्ड होती है जहाँ पर हमें ट्रेंड से लेकर के, यानी कि करंट से लेकर के पूरा पुराने ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ओल्ड इन्फॉर्मेशन तक की अवेलेबल होती है। लेकिन आज का जो ट्रेंड होता है, यानी कि जो हम प्रेजेंट टाइम में हमें क्या होता है, हमें जो ट्रेंड चल रहा होता है, यानी कि जो करंट इन्फॉर्मेशन होती है उसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो हमको जो मतलब वर्बल प्लेन है उसमें ये देखना पड़ता है कि प्रेजेंट में, यानी कि करंट में कौन सी बुक्स ज़्यादा अच्छी हैं। कोई आउटडेटेड बुक्स, उसका यूज़ करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमें उस समय की करेंसी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। फिर है रेटिसेंस, यानी कि संयंत्रता। यानी कि हमें, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिले और सीमित मिले, यानी कि कम से कम शब्दों में अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन उसको, व्यक्ति को प्रोवाइड हो जाए। फिर है इन्यूमरेटिव। इन्यूमरेटिव जैसे कि हमको ये पता करना, ये देखना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है, उसको इन्यूमरेटिव करना। फिर उसके बाद में है कॉन्टेक्स्ट। अब हम, क्योंकि लाइब्रेरी की बात है, लाइब्रेरी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस इनबिल्ट रहती हैं, अवेलेबल रहती हैं। अब हमको ये देखना है, पता करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है। हम किस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं, हमको किससे रिलेटेड, किस फील्ड से रिलेटेड या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो ये हो जाता है कॉन्टेक्स्ट के क्षेत्र में, यानी कि कैनन फॉर द वर्क ऑफ द एट द वर्बल प्लेन। नेक्स्ट है कैनन फॉर वर्क एट नोटेशनल प्लेन। अब नोटेशनल प्लेन में क्या है, रिलेटिविटी देखते हैं हम। दूसरा है एक्सप्रेसिवनेस देखते हैं, और मिक्स्ड नोटेशन। मिक्स्ड नोटेशन, प्योर नोटेशन, इन दोनों नोटेशंस के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि आखिर ये क्या होते हैं। कैनन फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैनन के कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर हम किसी भी मतलब कोई भी क्लासिफिकेशन को करते हैं। कैनन सबसे पहले है कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि जब हम किसी भी प्लान को परफॉर्म करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम उसमें डिफरेंशिएशन, यानी कि उसमें कुछ एक वर्गीकरण करते हैं उसको। उसके लिए हमको जब हम किसी भी वर्गीकरण को करते हैं तो उस वर्गीकरण को करने का एक विशेषता, एक गुण को सर्च करते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि यदि हमें अपनी सोसाइटी को एक जेंडर के लेवल पर डिवाइड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जेंडर, दो प्रकार के जेंडर हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे,
अगर हमें ये देखना है कि कितने मेन हैं और कितने वोमेन हैं, कितने नंबर ऑफ मेन और कितने नंबर ऑफ वोमेन्स हैं, तो यानी कि इन दो जेंडर में हमने क्या किया, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, तो यानी कि डिफ्रेंशिएट कर दिया। सेकंड है कैनन ऑफ रेलिवेंस। कैनन ऑफ रेलिवेंस यानी कि उस ये वर्गीकरण के लिए जिस विशेषता का उपयोग किया जा रहा है, ये वर्गीकरण के उद्देश्यों से संबद्ध होने चाहिए, यानी कि उससे रिलेट होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वर्गीकरण जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका होना बहुत ही आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी क्लास के छात्रों का, यानी कि जो स्टूडेंट्स है, उनका अगर हम विभाजन करें, उनको डिवीज़न करें, तो उनका डिवीज़न करने के लिए हमें कई लेवल्स होते हैं। या तो हम उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग कि कौन कितना लंबा है, कौन कितना छोटा है, उनके हाइट के उनके जो वेट है, हाइट हो गया, वेट हो गया, उनके अंदर कितनी क्षमता है, उनकी शारीरिक क्षमता कितनी है आदि, कोई भी एक विशेषता वाला गुण हम रख लेंगे, जिसके आधार पे हम उसका क्या जाए, कैनन ऑफ रेलिवेंस, रेलिवेंसी को देखेंगे, उसको हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसका यूज़ हम ज़्यादातर यूडीसी और सीसी इन दोनों ही स्कीम्स में किया गया है। इसमें क्या है, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी यानी कि निर्धायता का उपसूत्र। इस उपसूत्र के अनुसार ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए उन विशेषताओं का प्रयोग किया जाता है जो कि आसानी से सुनिश्चित एवं निर्धारित की जा सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि वर्गीकरण पद्धति में विशेषता इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि फिक्स्ड हो जाए। एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे कि साहित्य वर्ग में लेखकों का जो वर्गांक होता है, यानी कि जो कॉल नंबर होता है, उसको बनाते समय हम अगर किसी ऑथर की जो उसकी मृत्यु को एक विशेषता बनाकर वर्गीकरण किया जा सकता है, तो उसी स्थिति में मृत्यु एक अनिश्चित विशेषता हो गई, क्योंकि इस विशेषता के आधार पर जीवित व्यक्तियों को वर्गांक प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः इस प्रकार का जो ये जो है वो द्विबिंदु यानी कि सीसी क्लासिफिकेशन पद्धति में लेखकों की जन्म तिथि यानी कि उनकी डीओबी को एक विशेषता के रूप में यूज़ किया गया है, जो कि एक निश्चित विशेषता है। चौथा आता है स्थायित्व का उपसूत्र यानी कि कैनन ऑफ परमानेंस। इस उपसूत्र के अनुसार ज्ञान के वर्गीकरण के लिए जिस विशेषता का यूज़ किया जाता है उसे उस समय तक स्थायी या फिर निश्चित रहना चाहिए जब तक कि वर्गीकरण के उद्देश्य में कोई भी चेंजेस ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो पीरियोडिकल्स होते हैं उनको पब्लिश करने के लिए, जो जर्नल्स हैं, जो पीरियोडिकल्स हैं, उनको पब्लिश करने के लिए उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक बेस यानी उनको एक आधार प्रदान किया जाता है जिनके भविष्य में बदलने की कोई संभावनाएं ज़्यादा अधिक नहीं होती हैं। अतः सामयिकी यानी कि जो पीरियोडिकल्स यानी जर्नल्स पीरियोडिकल्स के वर्गीकरण के लिए प्रकाशन ईयर यानी कि जो पब्लिश ईयर होता है उसको एक स्थायी विशेषता मान सकते हैं। ये हो गया कैनन ऑफ परमानेंस। कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं के क्रमिक प्रयोग के लिए वो कौन से उपसूत्र हैं। डॉक्टर रंगनाथन जी के अनुसार ज्ञान के वर्गीकरण में प्रयुक्त विशेषताएं दो या दो से अधिक हो सकती हैं जिनको क्रमानुसार प्रयोग किया जा सकता है। अतः इन विशेषताओं के क्रम के निर्धारण के लिए निम्नलिखित उपसूत्रों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि कैनन ऑफ कमिटेंस। कैनन ऑफ कमिटेंस इस उपसूत्र के वर्गीकरण के उद्देश्य से मतलब यह है कि इस उपसूत्र के अनुसार वर्गीकरण के उद्देश्य से चयनित यानी जो भी दो हमने विशेषताएं चूज की हैं उनके आधार पर विभाजन के लिए यानी कि जो उनका जो डिवीज़न करना है, डिवीज़न के समान परिणाम प्राप्त नहीं होने चाहिए, अर्थात दोनों विशेषताएं संलग्न नहीं होनी चाहिए। यानी हम किसी एक विशेषता के आधार पे ही किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे। हाँ, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि दोनों विशेषताओं के आधार पर एक ही वर्ग का निर्माण
नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि वर्गीकरण में हम आयु एवं जन्म तिथि दोनों ही विशेषताओं को आधार बनाएंगे तो एक ही वर्ग का निर्माण होगा, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से ही संलग्न हैं, यानी कि एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। अतः इन दोनों विशेषताओं का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है कैनन ऑफ रेलिवेंट सक्सेशन, यानी कि ज्ञान जगत के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त विशेषता उसके उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। वर्गीकरण के लिए एक से अधिक विशेषताएं यूज करने पर उनके जो बीच एक क्रम का निर्धारण होता है वो इस उपसूत्र की सहायता से किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए इस उपसूत्र का यूज सीसी एवं डीडीसी दोनों में ही भाषा विशेषताओं का अनुक्रम निर्धारण करने में किया गया है। डीडीसी में भाषा यानी कि लैंग्वेज, रूप, काल एवं लेखक के अनुसार अनुक्रम प्रदान किया गया है। थर्ड है कैनन ऑफ कंसिस्टेंस सक्सेशन, यानी कि किसी भी वर्गीकरण पद्धति में निर्धारित किया गया विशेषताओं का अनुक्रम का उस समय तक अनुसरण किया जाना चाहिए जब तक कि वर्गीकरण के उद्देश्यों में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस ना किया जाए। ये वर्गीकरण पद्धति में एक यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए सहायक सिद्ध होता है। उदाहरण के तौर पर इस पद्धति का यूज़ सीसी प्रणाली में इतिहास विषय की अनुसूची में किया गया है। इसमें जिसमें वर्गीकरण के लिए 4 विशेषताओं को चुना गया है, सिलेक्ट किया गया है। इनका अनुक्रम भौगोलिक, संवैधानिक, अंग, व्यवस्था, समस्या एवं कालक्रम आधार पर निश्चित किया गया है। इन सभी उपसूत्रों के पालन से वर्गीकरण पद्धति को और अधिक उपयोगी एवं एक रूप बनाया जा सकता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।